शुक्रवार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 23 एन फ्रैंक की डायरी। ठीक है, एन फ्रैंक की डायरी से देखिए ये डायरी लिखी गई है। जब हम डायरी लिखते हैं तो उसमें तारीख डाल देते हैं। तो यह है शनिवार 20 जून 1942 की सच्ची घटना है कि प्यारी किटी। किसने लिखी है ये? एन फ्रैंक ने लिखी है अपनी डायरी में कि प्यारी किटी, आखिर वह क्या था जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित मतलब हृदय से अंदर उठा कि हम इस डायरी को लिखें। दरअसल मेरा कोई दोस्त नहीं है, हालांकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की एक बच्ची दुनिया में अकेली है। सच तो यह है कि मैं अकेली हूँ भी नहीं, मेरे बहुत प्यारे माता पिता हैं, 16 साल की एक बहन है और कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। हमारी ज़िंदगी चिताओं से परे नहीं थी, चिंताओं से परे नहीं थी। मतलब मुझे बहुत चिंता थी। इसकी वजह यह थी कि हमारे नाते रिश्तेदार जर्मनी में हिटलर के यहूदी विरोधी कानूनों के शिकंजे में यातनाएं झेल रहे थे। 1942 में क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन था, दंगे फसाद हो रहे थे, तब ये डायरी लिखी गई थी। 1938 के बड़े पैमाने के हत्याकांड के बाद मेरे दो मामा जर्मनी से भागकर सुरक्षित शहर की तलाश में उत्तरी अमेरिका चले गए। नानी हमारे पास रहने के लिए चली आई थी। तब वह 73 साल की थी, 73-73। 1940 के बाद अच्छे दिन दूर दूर और दुर्लभ होते चले गए। डायरी लिखने वाले कह रहे कि 1940 के बाद अच्छे दिन दूर और दुर्लभ होते गए, मतलब कठिन होते चले गए। पहले तो लड़ाई छिड़ी, फिर आत्मसमर्पण और फिर जर्मनी का आना। यहूदियों के लिए तभी से संकट की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक यहूदी विरोधी आदेशों ने हमारी आज़ादी को बुरी तरह छीन भिन कर दिया। मतलब जो भी हम आज़ाद थे, जो भी हम करना चाहते थे हम फ्री थे, लेकिन जब यहूदियों का यहाँ पे यहूदी आ गए तो उन्होंने हमारे लिए सारी आज़ादी छीन ली। यहूदियों को हर वक्त एक पीला सितारा टांगे रहना होता था। यहूदियों को अपनी साइकिलें जमा करानी पड़ती थी, ट्रामों पर चढ़ने की मनाही थी। यहूदियों के लिए तभी से संकट की शुरुआत हो गई। कौन कह रहा है? डायरी लिखने वाला। कि पहले तो लड़ाई छिड़ी, फिर आत्मसमर्पण पर, फिर जर्मनों का आना। जर्मनी के लोग आ बसे थे, जिससे यहूदियों का बहुत मुश्किल हो गया था रहना। उन्हें क्या करना पड़ता था? उन्हें एक पीला सितारा टांगे रहना पड़ता था, अपनी साइकिलें जमा करानी पड़ती थी, ट्रामों को जानते हो? ट्राम जो गाड़ी होती है जो सिर्फ अभी वहाँ पे रेल की पटरी की तरह चलती, रेल की पटरियों पर जैसे चलती है, लोकल होती है। ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगी। खुद की कार तक में चलने की मनाही थी। शॉपिंग दोपहर 3 से 5 बजे के बीच ही कर सकते थे। यहाँ ये भी एक पाबंदी थी कि इसके बाद वो नहीं कर सकते थे। यहूदी नाइयों की दुकानों या ब्यूटी सैलूनों में भी नहीं जा सकते थे। इतनी पाबंदियाँ थी। किसके लिए? यहूदियों के लिए। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गलियों और सड़कों पर नहीं घूम सकते थे। ले जाओ। नाटक, सिनेमा या किसी भी तरह के मनोरंजन के लिए नहीं जा सकते थे। तरड़ ताल, टेनिस कोर्ट या किसी मैदान का उपयोग नहीं कर सकते थे। नाव नहीं खेल सकते थे। ये सारी पाबंदियाँ थी यहूदियों के लिए। खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकते थे। खुद के या किसी मित्र के बगीचे में रात के 8 बजे तक नहीं बैठ सकते थे। ईसाइयों से मिलने तक उनके घर नहीं जा सकते थे। फिर भी जीवन चलता रहता था। देखो जैसे अभी कोरोना में ये लॉकडाउन लग गया था, तो ये तो एक महामारी थी, ठीक है, इसलिए था। लेकिन वो तो क्या पहले क्या था कि जिसका शासन चल जाता था वो दूसरों पर अपना अधिकार जमा लेते थे कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करोगे। गुरुवार 9 जुलाई 1942, अब ये डायरी लिखी गई है गुरुवार 9 जुलाई 1942। तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज़ बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गलम चीज़ों से ठूस ठूस कर भरे हुए थे। अल्लम गलम जिनका उपयोग नहीं था, ठीक है, बेकार की चीज़ों से भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें
बड़ी बेचारगी से देख रहे थे। जैसे अभी जब कोरोना था तो लोग चप्पल किसी की छूट रही, किसी कुछ हो रहा, इतना ये तो महामारी थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी स्थितियाँ उस समय भी ऐसी थी। जब हम गली पहुंच गए तभी पापा मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। उन्होंने तय किया कि 16 जुलाई को हम अज्ञातवास में चले जाएंगे। अज्ञातवास मतलब जो छिपकर रहना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पांडवों को अज्ञातवास मिला था, 1 वर्ष के लिए वनवास मिला था। अज्ञातवास वो था जब हम जिसमें छिपकर रहते हैं, वेश बदल कर रहते हैं, कोई हमें पहचान न सके। अचानक मारगोट के लिए बुलावा जाने के कारण योजना को 10 दिन पीछे खिसकना पड़ा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि ऑफिस में कैसे छिपेंगे, ठीक है। लेकिन बता रहे हैं, इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तल मंजिल पर बढ़ना बड़ा सा गोदाम, काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। तल मंजिल यानी कि जो ज़मीन के नीचे था, वहाँ पर एक ऐसे उसमें जो काम होता था वहाँ पे वो छिपे थे। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाएं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने भी कमरे भी हो सकते थे। सीक्रेट कमरे थे जो दरवाजे के पीछे थे। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ था। दरवाजे में मेरे और मारगोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। शनिवार 11 जुलाई 1942 को प्यारी किटी, कल रात हम चारों नीचे चले गए थे और वायरलेस पर इंग्लैंड रेडियो सुनते रहे। मैं इतना डर गई थी कि कहीं कोई हमें देख ना ले। हम कुछ भी करें हर वक्त खटका लगा रहता, कहीं पड़ोसी ना सुन लें, क्योंकि वो छिपा रह रहे थे। मैं खानदान परिवार के आने की राह देख रही हूँ। वे लोग मंगलवार को आएंगे, उनके आने पर खूब मज़ा रहेगा। इतना शांत भी नहीं रहेगा। तुम देखो ना, शांति का यह वातावरण मुझे दिन रात नर्वस बनाए रखता है। यानी कि हल्का हल्का दुखी किए जा रहा था। शुक्रवार 21 अगस्त 1942 की बात है। प्यारी किटी, अब हमारी गुप्त एनेक्सी सचमुच गुप्त बन चुकी है। अब चूंकि छिपा कर रखी गई साइकिलों के लिए कई घरों की तलाशी ले जा रही थी, इसीलिए मिस्टर कुगलर ने ये बेहतर समझा कि हमारे छिपने की जगह के दरवाजे के सामने किताबों का एक रैक बना दिया जाए। यह रैक कब्जों पर झूलता था। कब्जे जानते हो ना, ऐसे जो लोहे का एक वो लगा रहता है कब्जा, जैसे दरवाजे में ही कब्जा लगा रहता है। अब हमें जब भी नीचे जाना होता था पहले सिर झुकाना होता था, फिर कूदना पड़ता था। 3 दिन में ही इस बौने दरवाजे की चौखट से सिर टकरा कर हम सबके माथे पर घूमर निकाला। घूमर जानते हो, जब कोई चीज़ से टकरा जाते जो इतना बड़ा फूल जाता है। बाहर बहुत ही अच्छा दिन है, साफ और गर्म। मौसम कितना भी अच्छा हो, हम अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि पूरे दिन अटारी पर फोल्डिंग चारपाई पर पसरे रहें। अटारी मतलब होता है जो छत का ऊपरी भाग, ठीक है। फोल्डिंग तो जानते हो, जो चारपाई जो हम लोगों के यहाँ होती है जिसको फोल्ड करके रख सकते हैं। सोमवार 21 सितंबर 1942 को एन फ्रैंक ने लिखा, प्यारी किटी, आज मैं तुम्हें नेक्सी की आम खबरों के बारे में बताऊंगी। मेरे दीवान के ऊपर एक लैंप लगा दिया गया है ताकि भविष्य में जब भी बंदूकें गरजने की आवाज़ सुनूं, मैं इसे लटकी की डोरी खींचकर लाइट जला सकूं। मैं फिलहाल इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि हम आजकल दिन और रात के वक्त खिड़की को थोड़ी देर के लिए खुला रखते हैं। मंगलवार 29 सितंबर 1942 को प्यारी किटी, जब आप अज्ञातवास में होते हैं तो आपके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। जरा कल्पना करिए कि कोशिश करो। चूँकि हमारे यहाँ गुसलखाना नहीं है, इसलिए हम नहाने धोने का काम टीन के एक डब्बे में करते हैं। चूँकि शनिवार की दोपहर के वक्त पर्दे नीचे रहते हैं, इसलिए मैं और मार्गरेट अंधेरे में खूब रगड़ रगड़ कर नहाते हैं। हम में से जो गुसलखाने में नहीं होती, वह बाहर खड़ी होकर खिड़की में बनी एक झिर्री में से बाहर की दुनिया के नज़ारे देखती हैं। नीचे वाली मंजिल पर प्लम्बर काम कर रहा है। प्लम्बर कौन? नलसा, जो नल को ठीक करता है ताकि सर्दियों में पाइप जम न जाए। 3 दिन तक बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई है। रात के हल्के फुल्के व्यायाम ने ही मदद की। बैठने से पीठ अकड़ गई और हल्का फुल्का व्यायाम किया तो इससे आराम मिला। सोमवार 8 मई 1944, प्यारी किटी,
क्या मैंने तुम्हें कभी अपने परिवार के बारे में बताया है? शायद नहीं बताया तो आज बताती हूँ। मेरे पापा फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए थे। उनके माता पिता बहुत धनी लोग थे। पापा के पिता माइकेल फ्रैंक का एक बैंक था। कौन कह रहा है? एन फ्रैंक। ठीक है, किटी को बता रही है। माइकल फ्रैंक का एक बैंक था और वे लखपति बन गए थे। वे शुरू से ही अमीर नहीं थे। अपने पापा के बारे में बता रहे। उन्होंने अपने बलबूते पर धन कमाया। वे सेल्फ मेड आदमी थे। सेल्फ मेड मतलब अपने द्वारा उन्होंने अपने को बनाया था। अपनी जवानी में पापा ने एक अमीर आदमी के बच्चे का जीवन भोगा, क्योंकि उनके जो पिताजी थे यानी कि दादाजी उसके जो डायरी लिख रही है वो बता रही बहुत अमीर थे। दादाजी के मरने के बाद ज़्यादातर दौलत इधर उधर हो गई। इसके बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। मुद्रास्फीति की वजह से बची कुची दौलत भी खत्म हो गई। कब हुआ था विश्व युद्ध? 1939 में। लड़ाई शुरू होने तक उसने कुछ अमीर रिश्तेदार बचे हुए थे, इसलिए पापा अच्छे खासे बने रहे। कल उन्हें अपने आप पर बहुत हंसी आई, क्योंकि पिछले 50 साल में पहली बार हुआ कि मेज पर वे फ्राइंग पैन में से खुरच कर बचा कुचा खाना खा रहे थे, जबकि वो बहुत अमीर थे पहले। हम सबके मुंह में पानी आ रहा था। हम जिनके नसीब में सुबह के नाश्ते में 2 चम्मच दलिया आता था, हम यकीनन भूख से बेहाल थे। हमें अधपके पालक के अलावा और मिलता क्या? हर रोज़ हमें सड़े हुए आलुओं पर गुजारा करना पड़ता था। जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत खाने के लाले पड़ गए थे। हम उस कार्टून चरित्र पोपाई की तरह तगड़े हो जाएं। हम अपने खाली पेट भरने के लिए क्या जुटा पाते हैं? उबली हुई सलाद, कच्ची पालक, पालक और पालक। हो सकता है हम उस कार्टून चरित्र पोपाई की तरह तगड़े हो जाएं जो सिर्फ पालक खाता है। हालांकि मुझमें तो ऐसी कोई आशा नजर नहीं आती। शुक्रवार, अब ये डायरी लिखी गई है शुक्रवार 21 जुलाई 1940 को। प्यारी किटी, आखिर मैं आशावादी होती जा रही हूँ। अब ऐसा वक्त आ गया है कि चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। सचमुच। और एक शानदार खबर, हिटलर की हत्या करने की कोशिश की गई है, और इस बार प्रयास यहूदी कम्युनिस्टों या ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे एक जर्मन जनरल था जो न केवल काउंट है बल्कि युवा भी है। काउंट किसको कहते हैं? यूरोपियन राष्ट्रों की शासन व्यवस्था का एक पद का नाम है। ठीक, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, इसी तरह वहाँ पे हिटलर ने अपनी जान बचाने के लिए परम पिता परमात्मा का आभार माना है। दुर्योग से वे बच गए। वे थोड़ा इधर उधर जल गए हैं और एक आध खरोंचाई है। आसपास जितने भी जनरल या अधिकारी खड़े थे सबके सब मारे गए हैं या जख्मी हो गए हैं। षड्यंत्र करने वाले दल के मुखिया को गोली मार दी गई। ठीक है, एंट्रेम बता रही किटी को। हमें अब तक जो प्रामाणिक सूचनाएं मिली हैं, प्रामाणिक मतलब जो प्रमाण देती हैं, उनमें सबसे बढ़िया यह है कि बहुत से अफसर तथा जनरल युद्ध से आजिज आ चुके हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं। वे चाहेंगे कि हिटलर को अतल गहराइयों में डूबते देखें ताकि वे मिलिट्री तानाशाही स्थापित कर सकें, शत्रु पक्ष से शांति स्थापित कर सकें, अपने आप को फिर से हथियार बंद कर सकें और कुछ दशकों के बाद फिर से एक नई लड़ाई शुरू कर सकें। इस बात की संभावना है मुझे सातवें आसमान पर पहुंचा रही है कि हम अक्टूबर में फिर से स्कूल जा पाएंगे। यह खुशी के साथ साथ तर्कसंगत बात भी है। ओह डियर, मैंने तुम्हें अभी अभी तो बताया कि मैं घटनाओं की पूर्व आशा में विश्वास नहीं कर सकती। मुझे माफ़ करना किटी, मुझे विरोधाभासी बातों का पिटारा मत कहना। हाँ, वह कह रही हैं कि जो विरोधाभासी, जो विपरीत ढंग की होती हैं, उन बातों का मुझे ये ना समझना कि अरे इनके पास तो पिटारा है, क्योंकि कभी कोई 1944 की बात हुई तो कभी विश्व युद्ध की बात हुई। ये किसने लिखी थी? एन एम फ्रैंक ने लिखी थी किटी को डायरी। ठीक है, तो ये आपने पाठ पढ़ लिया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय स्थितियाँ बहुत खराब थीं, है ना। उस समय स्थितियाँ बहुत खराब थीं। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया था, क्योंकि उस समय अब आपस में ही इतने देश एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे कि एक दूसरे, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब ऐसे बड़े बड़े देश एक दूसरे से भिड़ रहे थे
और कितना ही उस समय कितनी चीज़ों की कमी हो गई थी। हमें अपने आज़ादी की सुरक्षा हेतु सचेत रहना चाहिए और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।